प्रोफेसर सरोज व्यास आज फिर आपके साथ उपस्थित हूँ। आज की चर्चा हिंदी भाषा में गद्य शिक्षण एवं पाठ्य योजना पर होगी। हिंदी भाषा में गद्य शिक्षण, हम हिंदी भाषा को पूर्व की कक्षाओं में पढ़ पाए हैं कि हिंदी भाषा एक भ्रांति विद्यार्थियों के बीच फैली हुई होती है कि हिंदी भाषा को पढ़ाया जा रहा है क्या। नहीं, आज का जो ये व्याख्यान है इसमें हम हिंदी भाषा शिक्षण में गद्य क्या है और गद्य की पाठ्य योजनाओं का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। और चर्चा में हमारा भाग रहेगा कि हिंदी साहित्य की विधाएं कौन कौन सी हैं। हिंदी साहित्य की दो विधाएं हैं, गद्य साहित्य एवं पद्य साहित्य। इसके साथ ही साथ गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य एवं विशिष्ट उद्देश्यों पर विचार विमर्श करेंगे। गद्य संकलन की विधाओं पर चर्चा करेंगे। गद्य शिक्षण की विधियां कौन कौन सी है, अर्थात गद्य शिक्षण किन किन विधियों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है। गद्य शिक्षण की जब हम पाठ्य योजना बनाते हैं तो उसके पद और सोपान क्या है और किस प्रकार से पाठ्य योजना का निर्माण किया जाता है, इस पर चर्चा के लिए मैं आपके साथ आज उपस्थित हुई हूँ। तो हम प्रारंभ करते हैं कि हिंदी साहित्य की विधाएं कौन कौन सी है। देखिए, हिंदी साहित्य में दो प्रकार की विधाएं हैं, एक है गद्य और दूसरा है पद्य साहित्य। गद्य साहित्य पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। साहित्य की एक प्रमुख विधा है गद्य। गद्य शिक्षण भाषा का एक प्रमुख साधन और अंग है। गद्य साहित्य ही ज्ञान विज्ञान, संस्कृति, सभ्यता को धरोहर के रूप में आगे की पीढ़ी को हस्तांतरण करता है। तो गद्य साहित्य की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो इसमें आगे हमें ये भी देखना होगा कि व्याकरण सम्मत भाषा सीखने में गद्य अहम भूमिका निभाता है। गद्य विधा के बिना कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास, आत्मकथा, संस्मरण, जीवनी आदि अनेक साहित्यिक विधाओं की जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती। जब हम चर्चा कर रहे हैं गद्य साहित्य के बारे में और वो कौन कौन सी गद्य की विधाएं हैं, तो कहानी यानी किसी भी एक पात्र या अनेक पात्रों को लेकर के जब हम किसी कहानी का निर्माण करते हैं तो उसका अध्ययन अध्यापन किस प्रकार से किया जाएगा। नाटक का मंचन किया जाता है, एकांकी या नाटक जिसमें विभिन्न पात्रों के माध्यम से किसी घटना का उद्धरण किया जाता है। निबंध, किसी भी विषय पर निबंध लिखा जाना। उपन्यास, आत्मकथा, व्यक्ति जब अपने संबंध में अपनी आत्मकथा, अपने जीवन के बारे में अपनी आत्मकथा को लिखता है। संस्मरण, किसी यात्रा का, किसी वृतांत का संस्मरण। जीवनी, किसी व्यक्ति के जीवन के आधार पर लिखी जाने वाली जीवनी आदि अनेक साहित्यिक विधाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है गद्य साहित्य में। तो गद्य साहित्य की बात करते हुए अब हम आगे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे। देखिए, मैंने पहले भी पूर्व के व्याख्यानों में आपसे चर्चा करी है कि शिक्षण के सामान्यतः दो प्रकार के उद्देश्य होते हैं। एक होता है सामान्य उद्देश्य और दूसरे होते हैं विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो होता है वो विषय पर आधारित होता है, लेकिन विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण पर आधारित होता है। लेकिन अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं कि गद्य शिक्षण में सामान्य उद्देश्य कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले जब गद्य शिक्षण कराया जाता है तो अध्यापक या शिक्षक का यह दायित्व होता है कि वो सामान्य उद्देश्य निर्धारित करके चलता है कि उस गद्य शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों में शुद्ध उच्चारण एवं प्रवाह के साथ मौखिक वाचन करना। मैंने आपसे कहा कि शुद्ध उच्चारण एवं प्रवाह के साथ मौखिक वाचन करना। जब कक्ष में शिक्षक या शिक्षिका या अध्यापक या अध्यापिका जाते हैं तो वो वहां पर सबसे पहले गद्य शिक्षण में आदर्श वाचन किया जाता है। आदर्श वाचन से अभिप्राय है कि सारे लय, ताल, आरोह, अवरोह और व्याकरण आदि चिन्हों का प्रयोग करते हुए अध्यापक किसी एक गद्यांश का उच्चारण करता है। उस उच्चारण में जब अध्यापक शुद्ध उच्चारण करता है और प्रवाह के साथ मौखिक वाचन करता है तो विद्यार्थियों से भी यह अपेक्षा रखता है और अनुकरण वाचन के माध्यम से विद्यार्थियों से भी शुद्ध उच्चारण के साथ प्रवाह के साथ मौखिक वाचन कराने की वो कोशिश करता है। तदुपरांत विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए पढ़ना एवं पढ़ाना। अध्यापक, शिक्षक, शिक्षिका का यह दायित्व होता है कि वो जब गद्यांश या पद्यांश का आदर्श वाचन करता है तो विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हैं, यानी कहाँ
आपका अर्धविराम लगेगा, कहाँ पूर्ण विराम लगेगा, कहाँ संबोधन लगेगा, कहाँ फिर आपको थोड़ा सा बाकी चीज़ों का ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ों का उनको ध्यान में रखते हुए पढ़ने और पढ़ाने का उद्देश्य भी गद्य शिक्षण का सामान्य उद्देश्य है। अर्थबोध के साथ मौन वाचन का प्रशिक्षण देना। अर्थबोध के साथ, देखिए मौन वाचन क्या होता है। जब हम वाचन की बात करेंगे विस्तृत आगे की कक्षाओं में, तब मैं आपको विस्तार से समझाऊंगी, लेकिन अभी फिर भी मैं क्योंकि एक मौन वाचन एक शब्द आया है, तो इसकी व्याख्या करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हम वाचन की बात करते हैं तो वाचन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक होता है आदर्श वाचन, दूसरा होता है अनुकरण वाचन, तीसरा होता है मौन वाचन, और माफी चाहूंगी चौथा होता है सहस्वर वाचन। यानी 4 प्रकार के वाचनों को विशेष रूप से शिक्षण में रखा जाता है। आदर्श वाचन, अध्यापक या अध्यापिका के द्वारा किसी गद्यांश का जब व्याकरण के चिन्ह, लय, ताल, स्वर, आरोह अवरोहन के साथ वाचन किया जाता है तो उसे हम आदर्श वाचन करते हैं। यानी अध्यापक या अध्यापिका और शिक्षक या शिक्षिका एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। तदुपरांत उनका अनुकरण करते हुए 1 या 2 विद्यार्थी कक्षा में खड़े होकर के जिस गद्यांश का शिक्षक ने शिक्षिका ने आदर्श वाचन किया है उसका अनुकरण वाचन करते हैं, और अनुकरण वाचन में वो उसकी एक प्रकार से नकल करते हैं कि कहाँ किस प्रकार से हमें इसका वाचन करना है। तदुपरांत आता है हमारा मौन वाचन, जिसके हम अभी बात कर रहे हैं कि गद्य शिक्षण का एक सामान्य उद्देश्य ये भी है कि अर्थबोध के साथ मौन वाचन का प्रशिक्षण देना। अर्थबोध यानी जो गद्यांश आप पढ़ रहे हैं या आपको पढ़ाया जा रहा है इसके अर्थ को का बोध हो जाए, यानी अर्थ को समझ लेना। उसके साथ मौन वाचन क्या होता है कि मौन वाचन जब चुपचाप हम किसी भी गद्यांश को पढ़ते हैं तब हम साथ ही साथ उसके अर्थ को भी ग्रहण करते हैं। तो जो गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य है उसमें मौन वाचन का प्रशिक्षण देना भी एक उद्देश्य है। सरसरी दृष्टि से पढ़कर सार ग्रहण की क्षमता का विकास करना। आप लोगों को एक उदाहरण से समझाना चाहूंगी कि प्रातःकाल जब हम चाय की चुस्कियों के साथ अखबार का वाचन करते हैं तो वहां सरसरी दृष्टि से पढ़कर सार के ग्रहण की क्षमता विकास करते हैं। ऐसे ही कक्ष में कभी कभी क्या होता है कि हम सरसरी दृष्टि से, यानी बहुत ज्यादा गहनता के साथ नहीं लेके सरसरी दृष्टि से उसको पढ़ते हैं और उसका सार ग्रहण करने की क्षमता का विकास करते हैं। ये भी एक सामान्य उद्देश्य है। इन्हीं सामान्य उद्देश्यों के साथ मनोरंजन, ज्ञान एवं प्रेरणा के लिए पढ़ना और पढ़ाना। गद्य शिक्षण जो है वो मनोरंजन के लिए। अभी जब हम गद्य शिक्षण की विधाओं की बात कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कहानी, किसी कहानी को पढ़ करके हमारा मनोरंजन होता है। ज्ञान, किसी संस्मरण को पढ़ के, किसी की आत्मकथा को पढ़ के, किसी की जीवनी को पढ़ के, किसी उपन्यास को पढ़ के हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसे ही जब हम किसी महापुरुष या किसी व्यक्ति की जीवनी या संस्मरण पढ़ते हैं या आत्मकथा हम जब पढ़ते हैं या फिर हम कोई कहानी पढ़ते हैं, कोई नाटक देखते हैं तो उससे प्रेरणा का संचार होता है। तो ये भी एक सामान्य उद्देश्य की श्रेणी में रखा जाता है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण से पढ़ने की क्षमता का विकास करना। आलोचनात्मक, आप सबके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आलोचनात्मक दृष्टिकोण क्यों अपनाया जाए। देखिए, कहा भी है, कबीर जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है कि निंदक नियरे राखिए। आलोचनात्मक दृष्टिकोण का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण अपना लिया। आलोचनात्मक दृष्टिकोण का मतलब है कि यदि उस पाठन में यदि वहाँ पे कोई अशुद्धि आ रही है या कोई वाक्य की जो संरचना है वो उचित प्रकार से नहीं हो रही है, या किसी व्यक्तिगत, किसी व्यक्ति, किसी धर्म, किसी जाति, किसी भाव आदि को लेकर करके यदि वहां पे इस तरह का पक्षपात का होता है तो आलोचनात्मक दृष्टि से पढ़ने की क्षमता का विकास भी। आलोचनात्मक दृष्टि को आप सब ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी हम पाठ्य वस्तु पढ़ रहे हैं उस पाठ्य वस्तु को पढ़ते हुए हमें ये ध्यान में रखना है, ये देखना है, ये सोचना है कि वर्तमान परिस्थितियों में वो जो कहानी है, कविता है या हमारा उपन्यास है, संस्मरण है, जीवनी है, आत्मकथा है या निबंध है, जो भी है उसमें क्या पॉजिटिविटी है और क्या नेगेटिविटी है, कितनी सकारात्मकता है और कितनी नकारात्मक है। तो इसका जो विश्लेषण संश्लेषण किया जाता है उसे हम आलोचनात्मक दृष्टिकोण से पढ़ने की क्षमता कहते हैं। उसका विकास भी गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों के अंतर्गत निहित है। साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना।
21वीं सदी में हम देख रहे हैं कि पढ़ने का पठन का चलन बहुत कम हो गया है। जब से हमारी तकनीकी का विज्ञान और तकनीक का विकास हुआ है, तब से हमने साहित्य के प्रति, हम पढ़ते नहीं है, पढ़ना लगभग हमने छोड़ दिया है। वीडियो देख लिया या सुन लिया, तो साहित्य के प्रति रुचि विकसित करना भी एक सामान्य उद्देश्य है। विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा अध्ययन करेगा, जितना ज़्यादा पढ़ेगा, वो उस व्यक्ति का शब्द भंडार उतना ही अधिक होगा। क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ते समय आप विभिन्न नए नए शब्द आप जब पढ़ते हैं, उपन्यास हो, चाहे कहानी हो, चाहे संस्मरण हो, तो हर व्यक्ति की अपनी शैली होती है और शैली में नए नए शब्दों का प्रयोग होता है। इस प्रकार से जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, उसके शब्द भंडार में निश्चित रूप से वृद्धि होती है। गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों की जब हम आगे चर्चा कर रहे हैं, तो हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि गद्य की विभिन्न शैलियों का ज्ञान प्रदान करना, ये भी एक शिक्षक का कार्य है कि गद्य की जो विभिन्न शैलियां हैं, उनका ज्ञान भी विद्यार्थियों को प्रदान किया जाए। साथ ही साथ भाषा के माध्यम से व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना, यानी भाषा के माध्यम से, भाषा जो है वो चरित्र और संस्कृति दोनों का विकास करती हैं, तो भाषा के माध्यम से व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास किया जाता है। ये भी एक सामान्य उद्देश्य है। प्रतिपादक के विचारों, तर्कों, तथ्यों, प्रमाणों और उदाहरणों को समझने की क्षमता को, प्रतिपादक यानी जो आपके सामने विषय है, कहानी है, कविता है या संस्मरण है, निबंध है, उपन्यास है, जीवनी है, आत्मकथा है, नाटक है, जो भी है, उनमें जो समाहित विचार हैं, समाहित तर्क हैं, समाहित तथ्य हैं और प्रमाण है, उनको और उनके उदाहरणों की क्षमता को समझने की ऊर्जा का विकसित करना भी गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों के अंतर्गत शामिल किया गया है। गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों में अध्याय में वर्णित, यानी जो भी अध्याय आप पढ़ रहे हैं या जो भी प्रकरण आप पढ़ रहे हैं, उस अध्याय और प्रकरण में वर्णित जो वर्णन किया गया है, किस चीज का वर्णन किया गया है? सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक आदि जो हमारे विषयों से संबंधित सूचनाओं को ग्रहण करने की योग्यता है, इसका भी हम अध्याय में अध्ययन किया जाता है। ये भी एक सामान्य उद्देश्य है। तो हमने विस्तृत चर्चा करी कि सामान्य उद्देश्य में एक बार पुनः अपनी बात को दोहरा देती हूँ। और भाषा शिक्षण में जब गद्य शिक्षण की जब हम बात करेंगे तो उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सामान्य उद्देश्य और दूसरे होते हैं विशिष्ट उद्देश्य। जैसा कि मैंने आप सबसे निवेदन किया, आपको बताया, चर्चा में मैंने इस बात को शामिल किया कि सामान्य उद्देश्य जो होते हैं वो हमारे विषय के आधारित होते हैं, विषय पर आधारित होते हैं, लेकिन विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो प्रकरण पर आधारित होते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और गद्य शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले गद्य शिक्षण के जब हम उद्देश्यों की बात करेंगे और उसमें भी विशिष्ट उद्देश्यों की बात करेंगे, तो सबसे पहला हमारा उद्देश्य आता है भाषविक तत्वों का ज्ञान। ये भाषविक तत्वों का ज्ञान क्या होता है? निश्चित रूप से आपके मन में ये प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, तो इसके उत्तर में मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि इसके अंतर्गत उच्चारण, शब्दार्थ, शब्द प्रयोग, शब्द रचना, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि का उल्लेख करते हुए भाषविक तत्वों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। विशिष्ट उद्देश्यों में सबसे पहले भाषिक तत्वों का ज्ञान प्रदान करना। दूसरे नंबर पे हम इसमें विशिष्ट उद्देश्य में लेके आते हैं विषय सामग्री का बोध करना। विषय सामग्री, कैसी विषय सामग्री? जिस सामग्री का पठन पाठन हो रहा है उसके तथ्यों, भावों, विचारों का उल्लेख कर सकेंगे, ये हमारा विशिष्ट उद्देश्य है। और उसके बाद है विचार विश्लेषण एवं अर्थगर्थ। किसी भी गद्यांश को पढ़ने के उपरांत उसकी समीक्षा की जाती है, समीक्षा की जाती है कि इसमें क्या क्या सकारात्मक था, क्या नकारात्मक था, क्या और अच्छा हो सकता था। सराहनात्मक दृष्टिकोण से अर्थ ग्रहण करेंगे और उस समीक्षा को समझते हुए सराहना की दृष्टि से अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। ये हमारा विचार विश्लेषण और अर्थ ग्रहण करने का विशिष्ट उद्देश्य। अभिव्यक्ति, विचारों और भावों का तार्किक क्रम से प्रस्तुत करना, ये हमारी
अभिव्यक्ति होती है। तो विशिष्ट उद्देश्य, ये देखिए मैंने जो आपको विशिष्ट उद्देश्य बताए, ये गद्य शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य हैं। लेकिन हम जब पाठ्य योजना का निर्माण करेंगे, पाठ्य योजना जब हम बनाते हैं, तो वहां पर विशिष्ट उद्देश्य जो भी प्रकरण दिया जाता है उसके अंदर से निकाले जाते हैं और उस पर आधारित 3 से 4 विशिष्ट उद्देश्यों को समाहित किया जाता है। अब विशिष्ट उद्देश्यों की हमने आज का जो ये व्याख्यान है, इसमें जब हम चर्चा कर रहे हैं गद्य शिक्षण की, तो गद्य शिक्षण में हमने बात करी है कि हिंदी साहित्य की विधाएं कौन कौन सी होती है। हिंदी साहित्य में हमने 2 विधाओं की मुख्य रूप से चर्चा की है, एक गद्य शिक्षण और दूसरा पद्य शिक्षण। गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्यों पर भी हमने चर्चा की, और विशिष्ट उद्देश्य किस पर आधारित होते हैं, सामान्य उद्देश्य किस पर आधारित होते हैं। और अब हम इस चर्चा में आगे जो चर्चा करने जा रहे हैं, विचार विमर्श करने जा रहे हैं, आपके साथ मैं अपनी जानकारी को, अपने ज्ञान को साझा करने जा रही हूं, वो है गद्य संकलन की विधाएं। गद्य संकलन की विधाएं, गद्य संकलन की विधाएं में सबसे पहले यदि हम बात करेंगे तो निबंध की करेंगे। किसी वस्तु, किसी भी विषय पर निबंध लिखा जाए। देखिए कि आप प्राथमिक कक्षाओं से देखते ही आए हैं। जब आप प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ते थे तो आपको निबंध दिया जाता था, माँ पर निबंध लिखिए, विद्यालय पर निबंध लिखिए, घर पर निबंध लिखिए, पिताजी पर निबंध लिखिए, या फिर किसी और चीज पर निबंध। फिर हम जब माध्यमिक कक्षाओं में आए तो वहां पर हमारा हो जाता था दिवाली पे, दशहरे पे, है ना, देश पे, महात्मा गांधी पे, जवाहरलाल नेहरू पे, और विभिन्न दिए जाते थे। और जब हम उच्च कक्षाओं में आ जाते हैं तो वहां पर हमारे जो हो जाते हैं कि जैसे वर्तमान परिस्थितियों में यदि हम बात करें कि निबंध लेखन की बात करें, तो एक बहुत अच्छा विषय अभी अभी मेरे दिमाग में आया है, जिससे जो लेखक है, जो विद्यार्थी है, उसकी लेखक और उसके जो मौलिक विचार और भाव है उनका प्रस्तुतिकरण होगा। कि जैसे मान लीजिए हमने उच्च कक्षाओं में विद्यार्थियों को एक विषय दे दिया है कि आप सभी कोरोना वरदान है या अभिशाप है, इस पे निबंध लिख के लाएंगे। या आप ये लिखेंगे कि कोरोना काल में सामाजिक परिस्थिति, आप लिख करके आएंगे कि कोरोना एवं दैनिक जीवन, कोई भी इस तरह का विषय दिया जाता है तो ये निबंध के विषय हैं। अब हम गद्य संकलन की विधाओं की जब बात कर रहे हैं तो उसमें निबंध में 4 प्रकार के निबंधों की बात करी गई है। पहला निबंध वर्णनात्मक, यानी वर्णन, यानी किसी चीज पे हमने कहा कि आप कुतुब मीनार पे निबंध लिखिए, लाल किला पे निबंध लिखिए, आप सूर्य मंदिर पे निबंध लिखिए, आप नालंदा या तक्षशिला विश्वविद्यालय पे निबंध लिखिए। वर्णनात्मक यानी विद्यार्थी ने, शिक्षार्थी ने जो जिन जगहों का भ्रमण किया, जो देखा, उस निबंध में उसका वर्णन किया जाएगा। दूसरा आता है विचारात्मक। अभी अभी मैंने आपसे कहा कि कोरोना अभिशाप या वरदान। विचारात्मक यानी विचारों की अभिव्यक्ति, जो मौलिक विचारों और भावों की अभिव्यक्ति होगी, जिसमें विचारों का प्रस्तुतिकरण होगा, वो विचारात्मक हो जाएंगे। भावात्मक निबंध आप लिखने, जहां भावनाओं का ज्वार आता है। मान लीजिए हमने कहा कि राम के चरित्र पर निबंध लिखिए, मान लीजिए कि हमने कहा कि कृष्ण के चरित्र पर आप निबंध लिख लीजिए, या मान लीजिए कि हमने कहा कि कारगिल के युद्ध को ध्यान में रखते हुए निबंध लिखिए, या हमने कहा कि देश प्रेम पर निबंध लिखिए। वहां भावनाएं जहां पर प्रभावी हो जाती है, समाहित हो जाती है, वो भावात्मक निबंध हो जाते हैं। कथनात्मक निबंध, जो कहानी के रूप में, कथन के रूप में हमारे निबंध होते हैं, वो कथनात्मक। तो गद्य संकलन की विधाओं में सबसे पहले जब हम निबंध की बात करी तो आपको हमेशा स्मरण रहना चाहिए कि निबंध के 4 प्रकार हैं। वर्णनात्मक निबंध, जिसमें किसी घटना, किसी दृश्य, किसी स्थान या किसी स्मारक का वर्णन किया जाता है। विचारात्मक, जहां विचारों की मौलिक अभिव्यक्ति होती है किसी भी प्रासंगिक विषय के ऊपर। भावात्मक, जिस निबंध में भावनाएं उजागर होती हैं। और कथनात्मक, जो कथन के माध्यम से लिखा जाता है। दूसरा गद्य संकलन की विधाओं में आता है गद्य काव्य। गद्य काव्य में क्या क्या आ जाता है? कहानी, लेख, उपन्यास, पत्र, आत्मकथा, ये सारी आ जाती हैं। तो ये गद्य संकलन की जो विधाओं में हमने बात करी, तो मुख्य रूप से हमने कहा कि निबंध और गद्य काव्य। अब हम इसी चर्चा में गद्य शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की हम बात कर चुके हैं,
विधाओं की बात कर चुके हैं और गद्य संकलन की जो विधाएं हैं, और कौन कौन सी गद्य संकलन की विधाएं हो सकती है। जैसे मैंने कहा कहानी जो है वो गद्य संकलन की विधा है। लेख, किसी भी एक विषय पर लेख लिखना, ये गद्य संकलन की विधा है। उपन्यास है, पत्र है, आत्मकथा है, इसके अलावा संस्मरण है, किसी भी स्थान का, किसी भी यात्रा का, किसी भी वृतांत का जो है वो संस्मरण लिखा जाता है। यात्रा दर्शन, आप यात्रा के ऊपर गए और यात्रा में आपने जो जो देखा उस पर आपने कुछ लेख लिखा, वो यात्रा दर्शन कहलाता है। हास्य व्यंग, यानी कुछ इस तरह के व्यंग होते हैं जो हास्य पर आधारित होते हैं, जो एक पर्टिकुलर लोगों को जो समझ में आता है। जीवनी, किसी की जीवनी लिखना या समीक्षा करना। अब ये समीक्षा क्या होती है? समीक्षा में ये होती है कि मान लीजिए कि मैंने एक पुस्तक लिखी है और मेरा एक काव्य संग्रह है पलाश के फूल, मेरा एक काव्य संग्रह है कि दूसरा हमने एहसास अनूठे रिश्तों का। इस तरह से मेरे 2 काव्य संग्रह हैं जिसमें पलाश के फूल और एहसास अनूठे रिश्ते का। समीक्षा, मेरी इन काव्य की पुस्तकों को या मेरी इन पुस्तकों को पढ़ने के बाद यदि कोई दूसरा व्यक्ति उसकी समीक्षा करता है। अब समीक्षा में क्या क्या आता है? समीक्षा में सबसे पहले देखा जाता है कि आपने जो शीर्षक पुस्तक का रखा है या आपने जो अध्याय का शीर्षक रखा है, क्या उस अध्याय के शीर्षक को चरितार्थ करते हुए उसके अंदर की सामग्री है, यानी शीर्षक से और भीतर की सामग्री में आपस में सामंजस्य है या नहीं। दूसरा, भाषा कैसी है आपकी, अशुद्ध तो नहीं है। फिर भाषा का स्तर क्या है, कहीं माध्यमिक कक्षाओं के लिए लिखा और आपने बहुत क्लिष्ट तो नहीं लिख दिया, कहीं आपने बहुत ही उच्च स्तर के लिए लिखा और आपने एक बोलचाल की भाषा तो नहीं लिख दी। अच्छा, उसका उस पुस्तक का आवरण कैसा है, उसके कलर कॉम्बिनेशन कैसी है, डिजाइनिंग कैसी है, किस सीक्वेंस में वो दी गई है, अक्षरों की शैली क्या है, फोंट क्या है और भाषा कैसी है आपकी, सारी चीज़ों का, और समाज को वो क्या संदेश दे रही है। इन सब चीज़ों को देखते हुए जब कोई दूसरा व्यक्ति किसी पुस्तक के ऊपर समीक्षा करता है तो वो समीक्षा कहलाती है। ये हमारा समीक्षा हो गया। उसके बाद में आती है गद्य शिक्षण की विधियां। अभी तक जो हमने बात करी तो हमने चर्चा करी कि सबसे पहले हमारे लिए ये जान लेना बहुत जरूरी था कि हिंदी भाषा में गद्य शिक्षण किस प्रकार से किया जाए और गद्य शिक्षण है क्या और उसकी पाठ्य योजना कैसे बनेगी। तो हमने सबसे पहले चर्चा कर ली कि विधाएं कौन कौन सी है, और विधाओं में हमने देखा कि गद्य साहित्य और पद्य साहित्य है। फिर हमने उसके जो विषय उद्देश्य होते हैं, दोनों विशेष उद्देश्यों पर चर्चा कर ली। उद्देश्यों के बाद में हमारा मुख्य जो कार्य था वो ये जान लेना था कि विधाएं कौन कौन सी है गद्य संकलन की, और जिसमें हमने निबंध पे बात करी, निबंध के 4 जो प्रकार हैं उन पर हमने चर्चा करी। फिर हमने गद्य काव्य में कहानी पर, लेख, उपन्यास, पत्र, आत्मकथा, इन पर चर्चा करी। और उसके बाद में संस्मरण है, यात्रा दर्शन है, हास्य व्यंग है, जीवनी है, समीक्षा है, इन पर हमने चर्चा करी। अब हम गद्य शिक्षण यदि कक्ष में अध्यापक या अध्यापिका पढ़ाता है तो गद्य शिक्षण की विधियां कौन कौन सी है, इस पर हम विचार विमर्श कर रहे हैं। सबसे पहले गद्य शिक्षण की विधियों में आता है उद्बोधन विधि। उद्बोधन यानी उद्बोधन के माध्यम से, अभी देखिए ये जो हो रहा है उद्बोधन, यानी अध्यापक या अध्यापिका ने उद्बोधन रखा है, अपनी बात को कहा है, वो पढ़ रहा है, आदर्श वाचन कर रहा है, आपको बता रहा है। ये इसको उद्बोधन विधि को हम व्याख्या विधि भी कह सकते हैं, तो ये व्याख्यान विधि भी कह सकते हैं। तो उद्बोधन हो गया। उद्बोधन के बाद में हमारी दूसरी विधि आती है प्रश्नोत्तर विधि और प्रवचन विधि। प्रवचन विधि जो अभी मैं कर रही हूँ, आप इसको प्रवचन विधि के अंतर्गत ले रहे हैं कि आप सभी श्रोता, आप सभी ज्ञान पिपासु, आप सभी शिक्षार्थी और विद्यार्थी, मैं जो हिंदी गद्य शिक्षण पर आपको बता रही हूँ वो प्रवचन के माध्यम से, यानी मैं बोल रही हूँ और आप उसको सुन रहे हैं। तो ये प्रवचन को, जिसमें एक व्यक्ति मुख्य जो ज्ञाता होता है, विषय का विशेषज्ञ होता है, वो अपनी बात को कहता है और बाकी सभी सुनते हैं, तो ये प्रवचन विधि होती है। प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्नोत्तर विधि में मान लीजिए कि मैंने आपसे पूछा कि गद्य साहित्य की कौन कौन सी विधाएं हैं और आपने
मैंने आपसे कहा कि माफी चाहूंगी, हिंदी शिक्षण की कौन कौन सी विधाएं हैं, और आपने कहा गद्य और पद्य हो गया। तो इस तरह से, या मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि गद्य शिक्षण की विधाएं कौन सी है, आपने कहा उद्बोधन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण विधि, निगनात्मक विधि, आगनात्मक विधि, संश्लेषण और विश्लेषण विधि। तो ये जब अध्यापक प्रश्न करता है और विद्यार्थी उसका उत्तर देते हैं, ये प्रश्नोत्तर विधि हो गई। स्पष्टीकरण और व्याख्यान विधि, मुख्य रूप से जब हम किसी भी पाठ्य वस्तु को पढ़ाते हैं, गद्यांश को पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने के बाद उसको स्पष्ट करते हैं। स्पष्ट का मतलब हो गया कि बोलचाल की भाषा में, और उस कहानी, कविता, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी, निबंध, उपन्यास को जीवन से जोड़ करके बोलचाल की भाषा में आपको, विद्यार्थियों को जब समझाया जाता है, तो वो होता है स्पष्टीकरण व्याख्यान विधि। तदुपरांत हमारा आता है निगनात्मक और आगमनात्मक विधि और संश्लेषण तथा विश्लेषण विधि। निगनात्मक और आगमनात्मक विधि की जब हम चर्चा करेंगे, तो निगनात्मक विधि और आगमनात्मक, एक में पहले उदाहरण दिया जाता है और उसके बाद में उसको नियम बताए जाते हैं, दूसरे में पहले नियम बताए जाते हैं और उसके बाद में उसको समझाया जाता है। तो इस प्रकार से संश्लेषण का मतलब हो गया चीजों को अलग अलग करना, और विश्लेषण का मतलब हो गया उनको एक करना। तो संश्लेषण, विश्लेषण, इन जो जितने भी अभी मैंने आपसे विधियों की बात करी है कि गद्य शिक्षण की विधियां, जैसे उद्बोधन विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, स्पष्टीकरण विधि है, निगनात्मक और आगनात्मक विधि है, संश्लेषण तथा विश्लेषण विधि है, इन सारी विधियों के ऊपर हम अभी विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसी के साथ मैं आपको अब आगे की जो हमारा व्याख्यान होगा उसमें गद्य शिक्षण की जितनी भी विधियां हैं, ये क्या है, इनको और विस्तार से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी, आपके साथ विचार विमर्श करूंगी, चर्चा करूंगी कि विधियां और अच्छे से, कि उद्बोधन विधि में क्या है, स्पष्टीकरण में क्या है, प्रश्नोत्तर में क्या है, आगनात्मक और निगनात्मक क्या है, और संश्लेषण और विश्लेषण क्या है। और अभी जो ये हमारा व्याख्यान चल रहा है, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।